Very good morning, my dear students. So, students, as we are studying chapter Stars and the Solar System, and in our previous lecture, we have discussed about the planets. So, students, how many planets are there in our solar system? There are 8 planets in our solar system. Okay. So, students, our today's topic is the solar system. I have already told you about the solar system. What is solar system? Let's revise again about the solar system. Sun is the nearest star for us on the earth. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है हमारे लिए अर्थ पे। यानी कि अगर हम अर्थ से देखें तो सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा दिखता है हमें? सन। बच्चों, सन जो है वो एक स्टार है। क्यों है स्टार? स्टार क्या होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। सन की अपनी लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी है ना, तो सन भी क्या हुआ? एक स्टार हुआ। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द सन वॉज बॉर्न 5 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो पहले बॉर्न हुआ था। ठीक है। It has been emitting a huge amount of heat and light and is expected to do the same for another 5 million years. ये जो है, जो सन है, ह्यूज अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी एमिट करता है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है आगे आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक ये ऐसे ही हीट एंड लाइट एनर्जी एमिट करेगा। The sun along with the 9 planets and their moons constitutes the solar system. सन और साथ में जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे 9 लिखा गया है लेकिन अब प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है, तो हम बोलेंगे सन अलॉन्ग विद द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। यानी कि सन और बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम। इन एडिशन टू द प्लैनेट्स एंड देयर मून, अदर हेवनली बॉडीज हैव बीन फाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट एंड उनके मून के अलावा और भी बहुत सी हेवनली बॉडीज पाई गई हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और वो कौन सी हेवनली बॉडीज है बच्चों? दे आर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ठीक है। कौन कौन सी हेवनली बॉडीज पाई जाती हैं सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती हैं? एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ठीक है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज पाई जाती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों एस्ट्रॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक or metal which revolve around the sun in between the orbits of the Mars and Jupiter are called asteroids. छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स या मेटल के छोटे छोटे टुकड़े बच्चों जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये मार्स एंड जुपिटर के जो ऑर्बिट हैं उनके बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। याद रखिएगा, रॉक्स या फिर मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज बट कैन बी इजली सीन थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रॉइड्स हैं बच्चों वो उन्हें हम नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप का यूज़ करें तो हम ईजिली एस्ट्रॉइड्स को देख सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स को भी हम पावरफुल टेलीस्कोप के साथ देखते हैं। They are of varying sizes, the largest being Sirius which is 633 किलोमीटर इन डायमीटर। इस बात को याद रखना बच्चों, ये इनका जो साइज़ होता है वो वेरी करता है, यानी कि अलग अलग साइज़ के होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है वो है सीरस और इसका डायमीटर कितना है? 633 किलोमीटर। याद रखिएगा बच्चों। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 1 लाख एस्ट्रॉइड्स, और ये भी कहा जाता है कि लगभग 1 लाख एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है। ईच एस्ट्रॉइड हैज़ इट्स ऑन ऑर्बिट, और हर एक एस्ट्रॉइड का अपना खुद का ऑर्बिट है। इनफैक्ट द ईच ऑर्बिट्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस ऑफ फॉर्मिंग अ बैंड, और ये
काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ऑर्बिट्स फैले हुए हैं, क्योंकि अब 1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स हैं तो कितने ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगे अगर सबका खुद का ऑर्बिट होगा। यानी कि इन्होंने एक बैंड फॉर्म किया हुआ है ऑर्बिट्स का, ठीक है। देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में अलग अलग चीज़ों मतलब साइंटिस्ट ने जो है अपनी थ्योरीज दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल दीज आर ओरिजिनल रॉक्स एंड द मेटल चंक्स। अब एक जो है स्कूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो ये रॉक्स हैं वो ओरिजिनल रॉक्स हैं और ये मेटल चंक्स हैं। चंक्स क्या होते हैं बच्चों? चंक का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये ओरिजिनल रॉक्स हैं और यहाँ पे जो है मेटल के टुकड़े हैं विच फेल टू फॉर्म अ प्लैनेट, जो कि खुद को प्लैनेट बनाने में फेल हो गए हैं। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज इनमें ऐसी नहीं हैं जो कि एक प्लैनेट में होनी चाहिए। व्हेन अदर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जब बाकी के प्लैनेट्स बन रहे थे सोलर सिस्टम में तो ये जो एस्ट्रॉइड्स थे ये खुद को प्लैनेट बनाने में फेल हो गए और इसलिए ये इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट दे आर डेब्रिस ऑफ अ प्लैनेट विच कोलाइडेड विद द मून ऑफ जुपिटर। और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि ये जो है एक काफ़ी बड़ा सा प्लैनेट था, लेकिन जब ये दूसरे प्लैनेट के मून के साथ जैसे कि जुपिटर के मून के साथ टकराया, एक बड़ी सी रॉक थी जो मून के साथ टकराई और ये छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो हैं रॉक्स के पीसेस हैं या फिर मेटल के चंक्स हैं, मेटल के टुकड़े हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जुपिटर एंड मार्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमेट्स। नेक्स्ट हेवनली बॉडी है कॉमेट्स। इसके बारे में बच्चों हमने स्टार्टिंग में भी लेसन की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था थोड़ा सा, आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विद अ लॉन्ग टेल अप्रोचिंग द सन इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट आर कॉल्ड कॉमेट्स। एक चमकता हुआ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, चमकते हुए स्टार की तरह कोई चीज़ जिसकी लंबी सी टेल होती है और जो सन की तरफ आ रही होती है एक एलिप्टिकल ऑर्डर में। ये देखो यहाँ पे दिखाया है ना, ये सन है और यहाँ से एलिप्टिकल ऑर्डर में जो है कॉमेट आता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? कॉमेट। जो ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विद अ लॉन्ग टेल, ये अगर आप हम जैसे समझ लो ये है एक चमकती हुई चीज़ जिसकी लॉन्ग टेल है, ठीक है। इस तरह से ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के तरफ आती है, ठीक है। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड द हेड ऑफ द कॉमेट। और जो ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है हेड ऑफ द कॉमेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर इस तरह से ये जो आ गया वो हेड है और ये इसे क्या कहा जाता है? टेल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रोजन वाटर। जो हेड होता है कॉमेट का उसमें क्या पाया जाता है? फ्रोजन वाटर, आइस एंड द गैसेस अलॉन्ग विद द डस्ट, जो कि चेंज हो जाती हैं गैसेस मैटर में। और जो गैसेस मैटर में चेंज होती हैं वो टेल बन जाती है कॉमेट की, ठीक है। हेड में क्या होता है? फ्रोजन वाटर, आइस या गैसेस विद द डस्ट। लेकिन जब वो गैसेस फॉर्म में चेंज होती है, गैसेस मैटर में चेंज होते हैं ये सब, तो वो टेल बनाते हैं, लॉन्ग टेल, ठीक है, कॉमेट की। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। और जो टेल होती है कॉमेट की वो हमेशा सन से दूर होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर बना के। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सोलर रेडिएशन। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से ये जो इसकी टेल होती है कॉमेट की वो दूर रहती है सन की, यानी कि सोलर विंड की वजह से। द टेल ऑफ द कॉमेट कुड बी एज लॉन्ग एज 800 मिलियन किलोमीटर्स। और जो टेल होती है कॉमेट की वो 800 मिलियन किलोमीटर्स तक लंबी हो सकती है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमेट अराउंड द सन इज़ वेरी लॉन्ग। और जो कॉमेट का टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, यानी कि जो रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है कॉमेट का। देर आर सम कॉमेट्स विच अपेयर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन कुछ कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर कोई 5 साल जैसे आज अगर कोई कॉमेट गिरा तो
5 साल बाद फिर से गिरेगा, फिर अगले 5 साल बाद फिर से गिरेगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड पे कॉमेट अपेयर होता है, जो उन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। सच कॉमेट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक कॉमेट्स। पीरियोडिक कॉमेट्स कौन से होते हैं? जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपेयर होते हैं, ठीक है। हेलिस कॉमेट इज़ वन सच पीरियोडिक कॉमेट, और जो हेलिस कॉमेट है वो एक पीरियोडिक कॉमेट है विच इज़ विजिबल वंस इन 76 ईयर, जो 76 ईयर्स में सिर्फ एक बार देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1910 में इसको देखा गया था, एंड देन 1986 में। आप अगर प्लस करोगे या 76 ईयर्स प्लस करोगे तो क्या बन रहा है? 1986, ठीक है। यानी कि पूरे 76 ईयर्स के बाद ये देखने को मिला था, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है इसे हम अब 2062 में, यानी कि 2062 में देखने को मिलेगा हमें हेलिस कॉमेट, ठीक है। Unlike planets, the comets do not last forever in the solar system. और जो कॉमेट्स होते हैं वो जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में हमेशा के लिए हैं, वैसे जो है कॉमेट्स नहीं रहते सोलर सिस्टम में हमेशा के लिए। इट इज़ बिकॉज एज दे अप्रोच द सन, ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही वो सन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, दे लॉस्ट ए गुड अमाउंट ऑफ देयर मास इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा मास जो है ये अपना लॉस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एंड स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक्स, और छोटी छोटी रॉक्स बन जाती हैं। दस दे बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपेयर। इसलिए छोटे छोटे होते जाते हैं और फाइनली जो है बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीटियोर्स के बारे में। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विच अपेयर सडनली इन द स्काई एंड देन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ग्लो विद ब्रिलियंट वाइट फ्लैश of light falling towards the earth and finally disappear are called meteors. एक बहुत ही चमकीले तारे की तरह कोई चीज़ जो सडनली अपेयर हो जाती है आसमान में, लेकिन और बहुत ही तेज़ रोशनी के साथ चमकती है, वाइट फ्लैश ऑफ लाइट के साथ, और ऐसे लगता है कि वो हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, जिसे आप बच्चों क्या कहते हो? टूटता हुआ तारा, ठीक है। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है? मीटियोर्स। याद रखना, जैसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं ना कि सडनली कुछ ब्राइट सी चीज़ अपेयर होती है स्काई में और ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है और बिल्कुल वाइट फ्लैश लाइट के साथ वो चमकती है, वो होते हैं मीटियोर्स। इट इज़ बिलीव दैट मीटियोर्स आर द डेब्रिस ऑफ कॉमेट्स फ्लोटिंग इन द स्काई। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि जो कॉमेट्स होते हैं जब वो सन को अप्रोच कर देते हैं, यानी कि सन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं और वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाते हैं। और यही रॉक्स क्या करते हैं? घूमते रहते हैं स्काई में, स्पेस में, हमारी गैलेक्सी में, ठीक है। यानी कि जो डेब्रिस है कॉमेट्स की, यानी कि जो कॉमेट्स के मलबा होता है वो स्काई में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। वन चंक ऑफ दिस डेब्रिस, यानी कि जब इन डेब्रिस की चंक, इस मलबे के जो टुकड़े हैं वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते हैं, तो अर्थ उन्हें अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो है वो अर्थ की तरफ खींचे हुए आते हैं, और जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से ये हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये फायर कैच कर देते हैं और हमें लगता है कि ब्रिलियंट फ्लैश लाइट जो है, जिसे बजी मतलब कोई बहुत ही चमकीली सी चीज़ आई हमारी अर्थ की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स। मीटियोर्स और कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, दो दे आर नॉट स्टार्स। मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि टूटता हुआ तारा, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ये कोई तारा नहीं है, ये चंक्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाते हैं, ये फायर कैच कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें ये चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, मीटियोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटियोराइट्स क्या होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।